हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट श्रेणियों को। जो भी आज हम क्या न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कि न्यूक्लियर के बारे में आगे हमने बात कर ली थी, यानी माध्य और टॉक के मध्य अर्धआयु काल के मध्य संबंध स्थापित किया था दोस्तों। अब बात करें और एक हम 6 अंक के मध्य संबंध स्थापित कर लिया था। 6 अंक 1/λ, ये तो 6 अंक का था संबंध। और एक ये तो माध्य है ना, टो माध्य और तथा उस अर्धआयु काल के मध्य संबंध, यानी 1 पॉइंट कुछ आया था ऐसे, हाफ 1/2, यानी माध्य आयु। फिर संबंध क्या था, निष्कर्ष इसका यह आया था, हाफ होता है, यानी माध्य आयु अर्धआयु काल से ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली थी न्यूक्लियर। जो भी श्रेणी हमारे इस एजुकेशन परिवार में नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि उसको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के मिल सके। कि बात से आपका सभी का तहे दिल से दोस्तों स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि बात करेंगे मोटिवेशन कोट की रोशनी हजारों तारों से नहीं एक चांद से हुआ करती थी। रोशनी हजारों तारों से नहीं एक चांद से हुआ करती थी। लाखों ने फॉर्म भरे होंगे कंपटीशन एग्जाम के, लाखों ने फॉर्म भरे होंगे कंपटीशन एग्जाम के, लेकिन सिलेक्शन एक मेहनत करने वालों का हुआ करता था। एक मेहनत करने वालों का हुआ करता था, रेगुलर स्टडी करने वालों का हुआ करता था। तो आप भी रेगुलर स्टडी करते रहे दोस्तों, रेगुलर बने रहे हैं हमारे चैनल पे। आपको ऐसे मोटिवेशन वीडियो भी मिलते रहेंगे, आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, साथ साथ में पढ़ाई भी की जाएगी। हम आज बात करेंगे सक्रियता क्या होती है, किसकी, न्यूक्लियर में किसकी बात करेंगे दोस्तों। टॉपिक न्यूक्लियर चल रहा है, क्या चल रहा है, न्यूक्लियर। क्या चल रहा है दोस्तों, न्यूक्लियर। इसमें बात करेंगे सक्रियता। आज ये टॉपिक जो सक्रियता पढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, इसे मात्रक से संबंध या इसे क्वेश्चन टपकने की संभावना प्रबल होती है। अब क्या सक्रियता क्या होती है। अब नाभिक में क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें क्या कुछ घटनाएं पड़ जाती है। जो कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा विभेदनशील होते हैं। कि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा विभेदनशील क्षमता पाई जाती है। तो नाभिक के अंदर या बाहर जो घटना होती है विखंडन की दर, तो क्या किसी जो रेडियोएक्टिव तत्व उसके क्या विखंडन की दर ही उस पदार्थ की सक्रियता। तो क्या लिखोगे, किसी रेडियोएक्टिव यानी किसी रेडियोएक्टिव तत्व की विखंडन की दर, या ऐसे लिख लो, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ है के विखंडन की दर, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विखंडन की दर उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, सक्रियता। यानी नाभिक में जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनके विखंडन की दर है वो क्या सक्रियता कहलाती है, यानी उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। क्या कहलाएगी, सक्रियता। इसे हम ए या आर से व्यक्त करेंगे, किसे, ए या आर से। अब नाभिक में यानी जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है उनकी संख्या तो घटेगी या बढ़ेगी, तो इसमें विखंडन की दर है ना, घटने की दर को किससे लिखते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स के कोई स्टूडेंट हो वो तो समझ जाएगी कि अवकलन करते हैं, अवकलन का अर्थ वैसे मानते हैं घटाना या घटाव। एक होता है समाकलन दोस्तों, समाकलन उसका अर्थ होता है योग। कंपटीशन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है, अगर रीजनिंग से अवकलन समाकलन और कुछ दे देता है, यानी आप वो सादृश्य अलग अलग छांटोगे ना, तीनों भिन्न है एक समान, तब उसमें ऐसे है ना। तो उसमें क्या
इसका ये हो। अब इसको क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं d/dt यानी परिवर्तन की दर। इसको ऐसे सम, SUM यानी सम, इसका पहला अक्षर ले लिया, ऐसे व्यक्त करते हैं ना। तो इसमें क्या संख्या घट रहे हैं, a=dn/d। दर का मतलब यानी समय के साथ, है ना, समय के साथ। अब क्या हमने एक नियम पढ़ा, कौन सा, कि यानी 100D का समीकरण पढ़ा था, यानी n=n0 e⁻λT। ये क्या है, रदरफोर्ड 100D का नियम, रदरफोर्ड 100D का नियम। अब दोस्तों हमने रदरफोर्ड 100D का नियम में ये पढ़ा था, हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे। आप याद रखना, क्या याद रखोगे, जो ये बायोलॉजी वालों की प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी, उनको क्या अवकलन समाकलन क्या d/dt का लो यहाँ dx, और e⁻x का अवकलन क्या e⁻x होता है, ठीक है, क्या होगा e⁻x होता है। उसी प्रकार के यहाँ, हाँ दोस्तों e⁻x होगा, इसका समाकलन e⁻x होता है अवकलन। अब करो दोस्तों, हाँ करते हैं तो फिर क्या आएगा, करो, इसमें मान रख देंगे पहले a=d, यहाँ रखें n0 e⁻λT/dt, ठीक है दोस्तों। यहाँ n0 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये संख्या है, कांस्टेंट राशि है, तो वहाँ d/e⁻λT/dt, ठीक है दोस्तों। इसका क्या अवकलन करेंगे, अब इसका अवकलन किससे करोगे, आप डायरेक्ट याद रखो, इसका अवकलन हम गुणनखंड विधि से करेंगे, पहले एक को लेंगे फिर दो को लेंगे, ऐसे। तो इसका अवकलन क्या आएगा दोस्तों, यहाँ तक लिख लेना, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ इस तरफ, इसका आगे का क्या a आ जाएगा, आप इसका अवकलन करोगे a=λ आ जाएगा, a=λ आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, a=λ, और ये माइनस है तो ये विखंडन की दर बता रहे हैं, विखंडन की दर क्या है, विखंडन की दर। अब क्वेश्चन ये ऐसे भी कैसे बनेगा देखना, ये ध्यान में रखना। क्या आया, a यानी सक्रियता -n0 e⁻λ। ये क्या सक्रियता और क्षयांक के मध्य संबंध है, आपको ऐसे यानी सक्रियता तथा क्षयांक के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, क्या यह क्षयांक और इसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अब दोस्तों इतनी बात हो गई हमारी, हम बात करेंगे अब पानी का हो गया, पानी बच्चों, समझो बेटे समझो, देखो सक्रियता और क्षयांक के मध्य संबंध क्या है, a=-n0/λ, ये क्षयांक और इनके मध्य संबंध। आपको क्षयांक दे देगा, यह पूछेगा ये पुराने नाभिकों की संख्या, विखंडन नाभिक जो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, है ना, उनके बारे में पूछ लेगा, इसी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये सारी प्रक्रिया क्या नाभिक में होती है, सक्रियता होती है, जो भी यानी विखंडन की दर, ये क्या नाभिक से संबंधित है दोस्तों। हमने क्या हमने कुछ अलग से नहीं जोड़ा, हमने क्या जब नाभिक को समझा आगे से आगे तो ये परिभाषा बनती गई और हम
इसको पढ़ते गए। तो रटना नहीं है दोस्तों, इसको समझ के हुए याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस आप कौन सा नियम याद रखना, रदरफोर्ड सोडी का नियम, रदरफोर्ड सोडी का नियम, यानी रदरफोर्ड एक किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विखंडन उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। ये हमने पढ़ा था ना, वो नियम ध्यान में रखना। उसे ही क्या रदरफोर्ड सोडी का नियम निकाल लेंगे, उसे ही संबंध स्थापित कर लेंगे। अब क्या मात्रक की भी बात करेंगे दोस्तों। मात्रक किसके, सक्रियता का, सक्रियता के मात्रक क्या होते हैं वो देखो दोस्तों, कि सक्रियता की मात्रक क्या होते हैं। आपने बताया कि सक्रियता की खोज किसने, हेनरी बेक्यूरेल ने की। रेडियोएक्टिव सक्रिय तत्वों की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, हेनरी बेक्यूरेल। तो इसका मात्रक यहाँ पहले तो ये देखो DN/dt, DN/dt ये क्या, विखंडन। तो विखंडन, विखंडन ये क्या, समय को सेकंड में नापते हैं, समय को सेकंड में। जब आपको 11वीं क्लास में दे तो आपने ऐसा ही मात्रक पढ़े थे, ऐसा ही, यदि ऐसा ही, यानी नंबर ऑफ द सिस्टम इंटरनेशनल, है ना, ये 7 मात्रक होते थे। तो इसमें समय को किसमें, सेकंड में नापते थे दोस्तों, किसमें, सेकंड में। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरे को, इसको बोलते हैं बेक्यूरेल, बेक्यूरेल, जिसे BQ से व्यक्त करते हैं, जिसे दोस्तों किससे, BQ से व्यक्त करते हैं। अब BQ से व्यक्त करते हैं। अब यह तो संख्या निश्चित है, यानी समय का व्युत्क्रम बेक्यूरेल होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका मात्रक रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, 1 का बेक्यूरेल होता है। अब क्या मान लो ये है, इसको 1 ले लो, 1 विखंडन, विखंडन बटा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या, 1 बेक्यूरेल, 1 बेक्यूरेल, बेक्यूरेल, 1 बेक्यूरेल आ जाएगा दोस्तों। आगे निकालो, क्यूरी, 1 क्यूरी, 1 क्यूरी, क्यों आई से व्यक्त करो, क्यों आई से। तो इसका मान कितना होगा, 3.7 इंटू दोस्तों 10 की पावर 10 विखंडन, विखंडन अपॉन सेकेंड, अपॉन सेकेंड, सेकेंड। आपको ऐसे पूछेगा कि 1 क्यूरी का मान कितना होता है, तो ये क्या ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपको ऐसे पूछा 1 क्यूरी, क्यूरी तथा बेक्यूरेल, ये किसका मात्रक था। इसको बेक्यूरेल में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ लगाओगे, तो ये 1 क्यूरी बराबर इतना मान होता है दोस्तों। आपको वहाँ समझा था क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी नियम क्या होता है, जो चुंबकीय पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ पे ये टॉपिक आता है, विस्तार से हम अध्ययन करें कि चुंबक किसकी बनती है, N और जो कि उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्या है, ये हम वहाँ पे जान लेंगे उसके बारे में। एक क्यूरी ताप, एक होता है रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड इक्वल टू क्या, इसे RH से व्यक्त करना है, RH से व्यक्त करो दोस्तों। अब इसका मान क्या होता है, 10 की पावर 6 विखंडन, विखंडन अपॉन सेकेंड, सेकेंड, विखंडन अपॉन सेकेंड। सबसे ज़्यादा मात्रक इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये एक ज़्यादा बार ये पूछता है सक्रियता का। और कभी कभी अगर पेपर हाई लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC SI जो भी है कंपटीशन की, बड़ी बड़ी SSC SSC GD जैसे बड़ी बड़ी एग्जामों में ये भी पूछ सकते हैं। रेलवे में भी अधिकतर बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ स्टूडेंट पढ़ते नहीं है ना। जितना पैर हो उतने चादर मत, जितनी चादर हो उतने पैर मत पसारा करो, उससे ज़्यादा सोचा करो कि कहाँ तक हमें पढ़ना चाहिए दोस्तों। अब ये तो क्या है, सक्रियता की बात होगी, इसके मात्रक की। अब क्या दोस्तों, अब पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव 6, यानी जब नाभिक में 6 होता है, 6 का मतलब विखंडन, जो नाभिक की क्रिया होगी, नाभिक के अंदर जो होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो खंडन होता है दोस्तों, जहाँ अल्फा 6 बीटा 6 गामा 6, जो कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमने एक बंधन ऊर्जा ग्राफ पढ़ा था, भूल गए ये दोस्तों। बंधन ऊर्जा ग्राफ कैसा था, ऐसा ऐसा और ऐसे ऐसे चल के ऐसे 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 चल के ऐसे, सॉरी दोस्तों, ऐसे
क्या बन गया, ऐसे जाते जाते ऐसे ऐसे हो गया था, है ना। यहाँ यूरेनियम 238 बाण में था और यहाँ 230 द्रव्यमान संख्या उसकी, है ना। अब क्या दोस्तों, यहाँ था अधिकतम कितना था, 8.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट किसका था, फेरस का, जिसकी 56 परमाणु गुण 26 ये था, जो कि सबसे ज़्यादा स्थायित्व था। तो क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटने के लिए विखंडन ऊर्जा में इधर रहेगा, जिनमें 4 के भाग हैं। अगर हल्का वो स्थायित्व प्राप्त करने भारी बनेगा तो वो क्या संलयन विक्रिया करेगा। इसमें क्या जो विखंडन देन अल्फा से बीटा से गामा से, ये इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और ए ग्राफ इसमें कौन सा आया था, ये भी तो आया था। ये किसका ग्राफ था, रदरफोर्ड सोडी नियम के अनुसार ऐसे घटते हैं ना, चरघातांक के रूप में। यानी आपको ये नहीं पता है दोस्तों, ये नहीं पता है, ये चरघातांक की समीकरण ये ऐसे घट रहा था, है ना। ये भी ध्यान में रखना। और इसमें एक चीज़ ये भी बताई थी, यानी विखंडन नाभिकों की संख्या क्या होती है, n × n0 0⁻²n। ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। तो ये क्या, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे जैसे सीखते रहेंगे, है ना दोस्तों। अब पढ़ेंगे रेडियोएक्टिव 6, रेडियोएक्टिव 6, रेडियो एक्टिव 6। देखना दोस्तों, रेडियोएक्टिव 6 होता है 3 प्रकार से, अल्फा, बीटा और गामा। 6 इसमें क्या, हीलियम नाभिक उत्सर्जित, इसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होगा। इसमें क्या होगा, पॉजिट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसमें क्या, फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना दोस्तों कि अल्फा 6 होता है तो हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है, और बीटा 6 होता है पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब मान लो गामा 6 हुआ तो फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जब गामा 6 होता है, हम एक एक की अध्ययन करेंगे, एक एक के बारे में। मान लो गामा 6 हो रहा है, क्या हो रहा है, गामा 6 हो रहा है दोस्तों। तो गामा 6 में क्या होगा कि गामा 6 में क्या, अल्फा 6 में हीलियम नाभिक का उत्सर्जन है। तो एच पे देखना, सॉरी गामा 6 नहीं, सॉरी बीटा 6 बता रहा हूँ सर। दोस्तों प्यारे स्टूडेंटों, शेरनियों, कभी कभी क्या होता है, हम एग्ज़ाम में भी करते हैं ना, लिखते तो दो से गुणा करते हैं ना, हमारे माइंड में छपता हुआ ही आता है ना, चाहे कितना ही। ये आपके साथ नहीं सभी के साथ होता है बच्चों, ये आपके साथ नहीं सभी के साथ होता है कि अल्फा 6 में हीलियम इसे बोलते हैं हीलियम नाभिक का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या है, हमने क्या लिखा देखना समझना दोस्तों कि अल्फा 6 में हीलियम नाभिक यानी 2He4 हीलियम नाभिक का उत्सर्जन होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा 6 में हीलियम नाभिक का उत्सर्जन होता है तो क्या करेंगे देखना दोस्तों, पहले ये लाइन मत लिखना कि अल्फा 6 में द्रव्यमान संख्या 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की
दो की कमी होती है ना। मान लो आप देखना दोस्तों, ये इक्वेशन ध्यान में रखना इसकी। मान लो ये क्या है, एक नाभिक है, इसकी द्रव्यमान संख्या जेड है, सॉरी परमाणु क्रमांक, ये द्रव्यमान संख्या 4 है। मान लो आपने क्या किया, आपने अल्फा 6 किया, अल्फा 6 किया, अल्फा 6 किया, तो क्या करोगे आप, ये वाई नाभिक बन गया, मान लो वाई कुछ बन गया है ना, ये आपने हीलियम नाभिक का उत्सर्जन करवा दिया और कुछ विखंडन ऊर्जा भी तो आएगी। क्यों, यह है विखंडन ऊर्जा। अब विखंडन ऊर्जा आएगी दोस्तों, तो अब देखना इसमें क्या हो गया, 4 द्रव्यमान संख्या हो रही है, तो यहाँ क्या द्रव्यमान संख्या घटेगी, 4 की कमी। अब क्या, या परमाणु क्रमांक जेड है, यहाँ भी इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो कुछ ना कुछ तो घटेगा, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी। अब कैसे ध्यान में रखो, आप ये इक्वेशन याद ध्यान में रखना, या हीलियम नाभिक से आपको रटना थोड़ी है ना कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसमें परमाणु क्रमांक ये किस में उत्सर्जित होता है, यानी अल्फा 6 में होता है, तो अल्फा 6 में परमाणु क्रमांक 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है ना। तो हम यही लाइन लिखने वाले हैं, यही लाइन हम हिंदी में लिख देंगे, ये लाइन हम हिंदी में बना के लिख देंगे दोस्तों, क्या हिंदी में बना के लिखते हैं, जैसे आर्ट वाले करते हैं ना, एक लाइन को 4 बार लिखते हैं, तो हम साइंस वाले क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखा और एक इक्वेशन के बारे में हिंदी में और लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या ये लिखना है, तो हम लिखते हैं, देखना या लिखो कि अल्फा 6 में परमाणु क्रमांक 2 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, यही बात लिखिए कि अल्फा 6 होने पर परमाणु क्रमांक 2 की कमी तथा इसमें घट रहा ना दोस्तों, तो क्या हो गई, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या m में 4 की कमी होती है। समझ गए बच्चों, क्यों, जब कि अल्फा 6 में क्या है, हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है, तो इसमें क्या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी तथा परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो ये आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखो, चाहिए थोड़ी ध्यान में रखो, कैसे भी ध्यान में रखो, रटने की बात ही नहीं है इसमें, ऐसे ध्यान में रखो कि हीलियम नाभिक उत्सर्जित है, हीलियम नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर दो, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, हीलियम नाभिक 4, तो इसमें 4 की कमी कर दो। ये क्या अल्फा 6 में होता है, क्या होता है, अल्फा 6 में होता है। अब क्या दोस्तों, अल्फा 6 में होता है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल, मत सोच मुसाबिर, लो यूरेनियम 238 किया दोस्तों, लो ये अल्फा 6 किया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्या किया, इसमें हीलियम नाभिक का उत्सर्जन कर दिया और कुछ एनर्जी आएगी, विखंडन ऊर्जा वो उत्सर्जित हो जाएगी। अब यहाँ क्या, इसमें परमाणु का 90 पे क्या है, थोरियम, क्या था 90 पर थोरियम आता है, TH, 90 पे, ठीक है दोस्तों, 2 की कमी हो रही, इसमें 4 की कमी करो, 234, रटने की जरूरत थोड़ी है ना, ये आप एग्जाम्पल इसका लिख लेना दोस्तों कि यूरेनियम 238 को जब अल्फा 6 करते हैं तो थोरियम
नाभिक का निर्माण तो हीलियम, नाभिक का उत्सर्जन और विखंडन ऊर्जा। अब दोस्तों हम जानेंगे विखंडन ऊर्जा क्या होती है। विखंडन ऊर्जा क्या होती है कि प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान तथा नाभिकों की द्रव्यमान ऊर्जा के बीच का अंतर विखंडन ऊर्जा कहते हैं। इसमें परिभाषा क्या आ गई, यह विखंडन आ गया ना, विखंडन कि हमारा तो क्या दिमाग ही ऐसा है दोस्तों कि किसी चीज़ को छोड़े नहीं, कि यह विखंडन आ गया तो विखंडन के बारे में पढ़ने लगे, इसके बारे में तो क्या एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अब इसमें विखंडन ऊर्जा क्या होती है, विखंडन ऊर्जा समझना दोस्तों। क्या लिखोगे विखंडन कि प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, इसे क्यू से व्यक्त करेंगे, क्यू से कि प्रारंभिक नाभिकों, ऐसे प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान ऊर्जा की द्रव्यमान ऊर्जा कि प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान ऊर्जा तथा उत्पाद नाभिकों की द्रव्यमान ऊर्जा तथा उत्पाद नाभिकों की द्रव्यमान ऊर्जा का अंतर ही विखंडन ऊर्जा कहलाती है। क्या विखंडन ऊर्जा कहलाती, विखंडन ऊर्जा कहलाती। यानी कि हमने परिभाषा क्या जानी, देखना दोस्तों कि प्रारंभिक नाभिकों के द्रव्यमान से क्या, मान लो हमने प्रारंभिक नाभिक अक्ष है, ठीक है, मान लो अक्ष है, ये वाई बना, इन दोनों की ये उत्पाद नाभिक हो गया, यानी उत्पाद नाभिक, ये क्या प्रारंभिक नाभिक है। इनके दोनों की ऊर्जा का अंतर है ना, ऊर्जाओं का अंतर शॉर्टकट में ऐसे लिख लेना कि प्रारंभिक नाभिक माने नाभिकों का दोनों का अंतर, ऊर्जाओं का अंतर क्या है, क्या हो गया, विखंडन ऊर्जा। ये क्यों हो जाएगी, विखंडन ऊर्जा क्यों हो जाएगी दोस्तों, विखंडन ऊर्जा हो जाती। कि कैसे याद करोगे कि प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान संख्या तथा उत्पाद नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अंतर क्या है, विखंडन ऊर्जा कहलाती। मारवाड़ी में समझो, देखना हमने क्या किसी ऐसे समझो, परिभाषा बनाना सीखो, देखना देख दोस्तों। हमने क्या की, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट प्रारंभिक इन पीस, इसे क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना। तो हमने क्या प्रोडक्ट बेचा और इसमें जो एनर्जी का अंतर आ रहा है, इसमें जो मूल्य का अंतर आ रहा है वो क्या है, हम लाभ आने पड़ेंगे ना मैथमेटिक्स में, CP/SP यानी क्रय मूल्य सक्रिय विक्रय मूल्य, तो उनका अंतर यानी उनकी ऊर्जाओं का अंतर है ना। जैसे इसमें क्या लेंगे, इसमें नाभिक से संबंधित तो क्या है, प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान संख्या की ऊर्जा तथा उत्पाद नाभिकों की द्रव्यमान की ऊर्जा के अंतर को विखंडन ऊर्जा कहते हैं। यही तो है दोस्तों, अब तो समझ में आएगी ना, आएगी क्यों नहीं आएगी आपको। अब क्या पढ़ेंगे विखंडन ऊर्जा के बारे में कि प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान संख्या मान लो mx है, कैसे हमने क्या पढ़ा था, ये तो पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। और फिर इसको क्या y प्रोडक्ट बनाया, इसमें प्रमाण का मूल्य Z-2 प्लस हीलियम नाभिक का उत्सर्जन के, और ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी,
ये इक्वेशन पढ़ ली थी किसमें, अल्फा 6 में। अब क्या है, मान लो प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान संख्या, क्या मान लो प्रारंभिक नाभिक ये है, इसकी द्रव्यमान संख्या माना प्रारंभिक नाभिकों की द्रव्यमान संख्या अहम अक्ष है, क्या अहम अक्ष, क्यों अहम अक्ष ले ले, तथा उत्पाद नाभिकों की द्रव्यमान संख्या, उत्पाद नाभिकों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, ये है एम वाई, इसको एम वाई लिख देंगे और इसको एम या हीलियम देंगे 2 4, ये है। अब क्या हमें तो ऊर्जा किसने बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप होता है, तो क्या ये क्या द्रव्यमान ही तो है, द्रव्यमान संख्या, तो ये ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे हम, ऊर्जा E बराबर एम सी स्क्वायर, ये क्या अपेक्षिकता का सिद्धांत या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम इनकी ऊर्जा निकालेंगे। तो हमने क्या सीखा कि इनकी ऊर्जाओं का अंतर, तो निकालो अंतर, Q इक्वल टू यानी एम एक्स सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और माइनस उत्पाद नाभिकों की ऊर्जा यानी एम वाई प्लस हीलियम, क्या हीलियम इंटू यानी सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब Q इक्वल टू क्या है, इसमें सी कॉमन है यानी एम एक्स माइनस ये माइनस अंदर गुना एम वाई प्लस माइनस हीलियम नाभिक यानी 2 4 इंटू सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू क्या है दोस्तों, सी स्क्वायर, ये क्या विखंडन ऊर्जा होगी, क्या होगी विखंडन ऊर्जा, समझ में आया। हाँ, आपको रटना नहीं, यानी प्रारंभिक नाभिकों की ऊर्जा तथा उत्पाद नाभिकों की ऊर्जा का अंतर क्या ये आ जाएगा। आपको ऊर्जा दी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी ऊर्जा दी जाएगी, इसका ऊर्जा दी जाएगा, विखंडन ऊर्जा का मान पूछा जाएगा, तो आप अंतर कर देना दोस्तों और उसको सी स्क्वायर से गुणा कर देना, यानी सी स्क्वायर का मान क्या होता है, सी स्क्वायर प्रकाश का वेग, सी स्क्वायर यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी क्या प्रकाश का वेग, क्या है दोस्तों प्रकाश का वेग, क्या है सी प्रकाश का वेग। समझ में आया कि हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमने बेचा उसकी एनर्जी देखेंगे और उनकी एनर्जी देखेंगे। अगर इस एनर्जी का क्या प्लस माइनस में मान होता है, प्लस माइनस में, तब क्या होता है कि जब विखंडन ऊर्जा का मान उत्पाद नाभिकों की ऊर्जा यानी ये ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। अब क्या है इसके एमटीआर लिख लेना, क्या लिखोगे एमटीआर, क्वेश्चन एमटीआर से भी लगभग एमटीआर से ज़्यादा बनने की संभावना होती है, लेकिन दोस्तों हम पढ़ना तो सारे ही ना, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या हम लिखेंगे विखंडन ऊर्जा का मान यह मान उत्पाद नाभिकों की गतिज ऊर्जा होती है। क्या लिखेंगे एमटीआर में, मेन पॉइंट लिख लो, मेन पॉइंट यानी लिखो कि विखंडन ऊर्जा का यह मान, विखंडन ऊर्जा का यह मान विखंडन ऊर्जा का मान क्या होता है दोस्त, क्या होता है कि विखंडन ऊर्जा का यह मान, विखंडन ऊर्जा का यह मान, क्यों आप सही नहीं दिखा, यह मान उत्पाद है, यानी विखंडन ऊर्जा का यह मान उत्पाद नाभिकों की गतिज ऊर्जा होती है, उत्पाद नाभिकों की गतिज ऊर्जा
होती है। या इसको ऐसे में लिख सकते कि विखंडन ऊर्जा का यह मान कि उत्पाद नाभिकों की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऐसे भी आपको क्या बना के पॉइंट दे सकता है तंत्र के निष्कर्ष। आप घबराना नहीं, क्यों ये पॉइंट इसमें क्या अंतर आएगी कि विखंडन ऊर्जा का यह मान उत्पाद नाभिकों की ऊर्जा की गतिज ऊर्जा होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि धनात्मक मान के लिए अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी होगी। यानी क्यों का मान, यानी क्यों यानी विखंडन ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा दोस्तों क्या होगी, धनात्मक हो। अगर विखंडन ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि धनात्मक होने पर क्या है, विखंडन ऊर्जा का मान धनात्मक होने के लिए अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मा क्षेपी का मान क्या है, ऊष्मा क्षेपी का मतलब एक तो ऊष्मा शोषी होते, एक क्षेपी। इसमें क्या ऊष्मा का उत्सर्जन होगी, अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी। यानी इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्फा 6। इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्फा 6। तो आपको ये पूछ सकता है कि विखंडन ऊर्जा का मान धनात्मक होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऊष्मा क्षेपी, ऋणात्मक ऊष्मा शोषी। ठीक है दोस्तों, यह थी क्या अल्फा 6 की बात। अब बात करेंगे बीटा 6 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, बीटा 6। बीटा 6 में क्या होता है, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। बीटा 6 में क्या होगा दोस्तों, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। जब लेकिन बीटा 6 में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित होती है। ये ध्यान में रखना, बीटा 6 में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित होती है। बीटा 6 में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित होती है। लिखो, अब क्या पढ़ेंगे, बीटा 6। कि बीटा 6 क्या होता है दोस्तों, देखना बीटा 6, दूसरा क्या बीटा 6, कि बीटा 6 क्या होता है, ये बीटा 6 कण दो प्रकार के होते हैं। यानी बीटा 6 कण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले तो ये लिख लो कि बीटा 6 कण दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिख लो, बीटा 6 कण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, पहला है पॉजिट्रॉन। पहला क्या, पॉजिट्रॉन, जिसे क्या बीटा प्लस। एक है बीटा माइनस, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन को कैसे व्यक्त करोगे आप, +0 से, इसको इलेक्ट्रॉन माइनस इसे व्यक्त करो। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इतना तो आपको हमने पहले भी बता दिया। अब आगे पढ़ेंगे। ऐसे लिखना कि बीटा 6 में यानी बीटा 6 में परमाणु क्रमांक परिवर्तित होता है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित होता है। पहला पॉइंट लगो कि बीटा 6 में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। आपको कैसे मालूम चला कि बीटा 6 में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? ये देखो 0 0, यानी ये उत्सर्जित हो गया तो द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या आप इनको देखो, या माइनस या प्लस, ये क्या परमाणु क्रमांक है, क्या परमाणु क्रमांक। तो इसमें क्या परमाणु क्रमांक, अगर मान लो बीटा प्लस उत्सर्जित हो रहा है तो द्रव्यमान संख्या घटेगी या बढ़ेगी वो तो आगे की बात है, लेकिन परिवर्तित होगी ना। तो लिखो बीटा 6 में परमाणु क्रमांक Z में परिवर्तन होता है। समझ गए कि हम क्या लिखे कि बीटा 6 में परमाणु क्रमांक Z में परिवर्तन होता है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बीटा 6
होता है तब द्रव्यमान संख्या परिवर्तित होती है, नहीं होती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपको बना के भी पूछ सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बीटा प्लस और बीटा माइनस। अब जहाँ क्या प्लस आएगा बीटा प्लस, इसमें क्या है द्रव्यमान संख्या में एक की कमी। ये क्या साइंस की परिभाषा है दोस्तों, जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस, उसमें कमी हो जाती है, जो माइनस हो उसमें वृद्धि हो जाती है। तो लिखोगे आप, लिखो चौथा कि बीटा प्लस 6 होने पर बीटा प्लस 6 होने पर, यानी बीटा प्लस 6 क्या पॉजिट्रॉन है ना, 6 हो गए, यानी बीटा प्लस 6 होने पर, यानी पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होने पर, उत्सर्जन होने पर क्या है परमाणु क्रमांक जेड, यानी परमाणु क्रमांक जेड है ना दोस्तों, में किसकी प्लस आ रहा है तो कमी होगी, तो परमाणु क्रमांक जेड में एक की कमी होती है, अगर पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है तो परमाणु क्रमांक जेड की एक की कमी हो जाएगी। लो मान लो बीटा माइनस 6 हो रहा, 6 होने पर बीटा माइनस 6 होने पर क्या हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा माइनस 6 होने पर क्या हो जाएगा कि एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाएगी कि बीटा 6 होने पर दोस्तों क्या होंगे, बीटा माइनस 6 होने पर यानी इलेक्ट्रॉन है ना, क्या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने पर परमाणु क्रमांक जेड में एक की वृद्धि हो जाती है, परमाणु क्रमांक जेड में एक की वृद्धि हो जाती है। अगर बीटा प्लस हो रहा है तो परमाणु क्रमांक एक में कमी, और जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ पर वृद्धि होगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। अब देखना इसके बारे में, मान लो हमने क्या किया, मान लो अक्ष नाभिक है जिसके परमाणु क्रमांक जेड द्रव्यमान से, हमने उसका उत्सर्जन करवाया, किसका, बीटा प्लस 6 का उत्सर्जन। तो क्या पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, हमने क्या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रखा क्योंकि इसमें होती, तो ये लिखा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित, प्लस है तो क्या होगी कमी, किसकी जेडी में एक कर दी दोस्तों। उत्सर्जन क्या होगा, प्लस पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है दोस्तों, प्लस की कुछ ऊर्जा निकली, कुछ विखंड ऊर्जा। अगर मान लो कोई नाभिक उत्सर्जन कर रहा है, किसका रेडियोएक्टिव, किसका बीटा माइनस 6 हो रहा है उसके अंदर, बीटा माइनस 6, तो क्या होगा। अब देखना, पहले इसको लिखना, इसको लिखा या माइनस लगा,
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस। अब देखो यहाँ 0 है तो इधर क्या है, आपको संतुलित समीकरण, ये द्रव्यमान संख्या कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लिख दी बराबर है दोस्तों, ये तो अपरिवर्तित। अब क्या यहाँ परमाणु गुण जेड है, यहाँ भी जेड है, तो इनका संतुलन करो, कितना हो गया Z-1। अब बराबर नहीं हो सकता तो यहाँ क्या प्लस लगा दें, ये क्या है बीटा 6 और बीटा माइनस। आपको क्या है ये ध्यान में रखने से पहले क्या आपको समझ के ये लिखना है, समझ कर ये लिखना है, ऐसे कोष्टक में लिखना, समझ कर लिख लेना दोस्तों। अब क्या मान लो हम लेते हैं किसको लेते हो, मान लो फास्ट फोर्स को ले लो, एग्जाम्पल ले लो, मान लो P15 32, P15 32, हमने क्या किया बीटा 6 किया, क्या बीटा -6 किया, बीटा -6 किया, तो क्या एक की वर्दी तो सल्फर 16 32 क्या हो गया वर्दी, तो माइनस क्या होगा यहाँ 0। ये क्या है इसका एग्जाम्पल है, ये क्या हो जाए एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों यहाँ क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ाते पढ़ाते, यहाँ क्या निकलेंगे न्यू बार को बोल देंगे, क्या बोल देंगे दोस्तों, यानी बीटा प्लस में न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे और इसमें एंटी न्यूट्रॉन, इसमें क्या बीटा प्लस में न्यूट्रॉन उत्सर्जित, इसमें एंटी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो यहाँ माइनस हो रहे हैं तो बीटा माइनस, तो ये क्या एंटी न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, एंटी न्यूट्रॉन उत्सर्जित, यहाँ क्या इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन, इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉन, न्यू बार वन। ठीक है दोस्तों, ये लिख लेना, लिखाने की क्या जरूरत है कि जब बीटा प्लस होता है तो पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, है ना, और जब बीटा माइनस तो एंटी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है दोस्तों, एंटी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है दोस्तों, क्या होता है एंटी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब मान लो ये तो क्या बीटा माइनस का, मान लो बीटा प्लस का लो, बीटा प्लस का लिया, क्या लिया कि सोडियम 11 22 इक्वल टू नियॉन 10 22 प्लस, यानी एड क्या बीटा माइनस, बीटा प्लस का तो ले लिया, ये माइनस का है दोस्तों, क्या माइनस का, तो क्या ये हो गया। अब क्या कुछ गलत तो नहीं लिखा देना, सही है दोस्तों, प्लस क्या हो जाएगा प्लस न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। ऐसे क्या आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम्पल ध्यान में रखना। ये थी अल्फा और बीटा गामा के मध्य इनके प्रोटॉन का स्थानांतरण, मान लो प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तब होता है ये क्रिया दोस्तों। ये थे इसके बीटा 6 के एग्जाम्पल दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा, क्या करेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, इसमें लिखना है ना कि प्रोटॉन यहाँ पे लिखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थानांतरण।
स्थानांतरण, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। अब क्या करेंगे कि प्रोटॉन क्या है, बीटा 6 का उत्सर्जन कर रहे हैं, किसका, न्यूट्रॉन, ये है न्यूट्रॉन, यहाँ क्या बना गया, न्यूट्रॉन। अब मान लो ये बीटा माइनस का उत्सर्जन कर रहा है, बीटा माइनस का करो, बीटा माइनस का उत्सर्जन किया, तो क्या बनाएगा इलेक्ट्रॉन, एक तो प्रोटॉन बना देगा, एक तो क्या प्रोटॉन 1 बना, एक क्या इलेक्ट्रॉन बना दिया, इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है, प्लस क्या बना देगा, एंटी न्यूट्रॉन, क्या एंटी न्यूट्रॉन, ये क्या एंटी न्यूट्रॉन। यानी अब आप क्वेश्चन, अब ये ध्यान में आपको, तो क्या है न्यूट्रॉन बीटा 6 का उत्सर्जन करके, बीटा 6, इसको हिंदी में कैसे कि न्यूट्रॉन बीटा 6 का उत्सर्जन करके प्रोटॉन का निर्माण तथा इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन का निर्माण करता है, जिससे उसका स्थायित्व बना होता है कि नाभिक के बाहर क्या करता है, बीटा 6 का उत्सर्जन करता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, और एंटी न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। एक बात तो ये ध्यान में रखना। अब दूसरी बात मान लो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये भी क्या नाभिक के बाहर क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन का निर्माण किया, किसका, न्यूट्रॉन का निर्माण किया, ये क्या बीटा प्लस 6 करेगा, बीटा प्लस 6, और क्या बना देगा, पॉजिट्रॉन, क्या बनेगा, पॉजिट्रॉन प्लस क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ये बना देगा दोस्तों कि नाभिक के बाहर के यहाँ प्रोटॉन का भी अस्तित्व, तो ये बीटा 6 करके न्यूट्रॉन बनाएगा, एक पॉजिट्रॉन बनेगा, एक न्यूट्रिनो बनाएगा, ये क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रोनो बनाएगा ना, न्यूट्रॉन बना देगा। अब क्या आप नोट में लिखो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में स्थानांतरण केवल नाभिक के अंदर होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में स्थानांतरण केवल नाभिक के अंदर, जबकि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में स्थानांतरण नाभिक के मुक्त आकाश में होता है। यह बात लिख ली दोस्तों, समझ ले। अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि प्रोटॉन का, देखो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में स्थानांतरण, केवल नाभिक के अंदर होता है। पहली बात क्या लिखोगे कि प्रोटॉन का, ऐसे लिखो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में स्थानांतरण, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में स्थानांतरण केवल नाभिक के अंदर होता है। पहली बात क्या लिखोगे, ये नोट लिख लेना कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में स्थानांतरण, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण केवल यानी प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में स्थानांतरण केवल नाभिक के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। क्या लिखा आपने कि प्रोटॉन का स्थानांतरण बच्चों किस में होता है, नाभिक के अंदर होता है, किस में, न्यूट्रॉन कि पापा ना पापा, क्यों न्यूट्रॉन की विभेदन क्षमता ज़्यादा होती है, तो पापा क्या घर पे बेटे पे राज कर सकते हैं, धमका सकते हैं, बाहर थोड़ी धमका सकते, तो क्या है नाभिक है ना, नाभिक क्योंकि नाभिक क्यों होगी, आपको ये भी बताया कि नाभिक किससे मिलते हुए बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब क्या है इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियन। अब न्यूक्लियन के मध्य यानी नाभिक के बल जो कि सबसे प्रबल बल होता है, तो क्या है ये अंदर ही कर सकते हैं, दादागिरी बाहर नहीं कर सकते हैं ना। तो कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में स्थानांतरण है ना, या मम्मी पापा एक दूसरे का स्थानांतरण केवल नाभिक के अंदर ही हो सकते हैं ना, घर पे कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, झगड़ा बाहर तो नहीं करते ना कभी, पत्नी
तो ये क्या पति पत्नी घर के अंदर ही करते हैं कि पापा ना मम्मी से झगड़ा कहाँ करते हैं, नाभि के अंदर, यानी घर में। कि फिर ऐसे याद रखो कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में स्थानांतरण केवल नाभिक के अंदर ही होता है, यानी नाभिक के अंदर ही होता है। दोस्तों ये थी आपकी ट्रिक जो समझने की। आप दिल पे मत लेना किसी बात को, बस हमारे याद होना चाहिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। इस मकसद से हम पढ़ा नहीं रहे। अब क्या है, हम दूसरा पढ़ेंगे इसका। जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में स्थानांतरण नाभिक के। अब क्या है, इसका उल्टा लिखो कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में स्थानांतरण, कि ये न्यूट्रॉन है, कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में स्थानांतरण क्या, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में स्थानांतरण नाभिक के बाहर मुक्त आकाश में होता है। नाभिक के बाहर नाभिक के बाहर, कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में स्थानांतरण नाभिक के बाहर मुक्त आकाश में होता है। मुक्त आकाश में होता है। अब देखना इसको कैसे याद करो। न्यूट्रॉन की विभाजन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। न्यूट्रॉन किस में, प्रोटॉन में चेंज हो गया। किस में, प्रोटॉन में चेंज हुआ। तो क्या है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है ना, इस क्यों प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन में दो नाभिक के अंदर चेंज हो रहा है। इसका उल्टा क्यों हो जाए जस्ट, कि ये कि मुक्त आकाश के अंदर भी होता है। क्या, मुक्त आकाश के अंदर भी होता है। अब क्या, न्यूट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होते हैं। दोस्तों क्या, ये तो हो गया। आप कैसे याद रखोगे कि न्यूट्रॉन कॉलेज में गया का प्रोटॉन में स्थानांतरण नाभिक के मुक्त बाहर होता है, यानी आपकी ये कॉलेज है। ऐसे समझो, कॉलेज लाइफ से जोड़ते इसको, कि हमने कॉलेज में क्या किया, किसी को पटा लिया, उसको न्यूट्रॉन में चेंज करना है, तो यह नाभिक के अंदर ही हो सकता है। सेटिंग कॉलेज में कर सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, जो भी है, हनीमून मनाना है, जो भी है, घूमना है हम दोस्तों, गार्डन में सोना, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम न्यूट्रॉन है। क्या, हमारी तो जवानी है, किशोरावस्था है, तो क्या न्यूट्रॉन है। तो हम न्यूट्रॉन है क्या प्रोटॉन, क्या घुमाना है प्रोटॉन को, यानी न्यूट्रॉन का स्थानांतरण किसमें, प्रोटॉन में, उसको कुछ बनाना है ना हमारा। तो क्या, इसका स्थानांतरण नाभिक के बाहर मुक्त आकाश में करते हैं, यानी मुक्त गार्डन में करते हैं। याद हो गया दोस्तों, यही थी फिजिक्स। बहुत सरल है, बस पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। एक पढ़ाने वाला अच्छा मिल गया दोस्तों आपको, टीचर किसी चैनल पे, गारंटी लेता हूँ फिजिक्स को आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। बस ऐसे पढ़ोगे, 2 बार अगर एक पार्ट का रिवीजन कर लिया, 2 बार, सिर्फ एक बार पढ़ा, दूसरी बार रिवीजन किया, ऐसे ही किया, तो तीसरी बार आप रिवीजन करोगे तो फटाफट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। रटने की जरूरत नहीं, पार्ट ऐसे लग जाए। जैसे हमने बताया था ना कि पहले VC आ रही, फिर उससे छोटी आई, फिर उससे आज मेमोरी है 8 GB 16 GB, ऐसे उसी प्रकार से हम क्या थोड़ा सा न्यूट्रॉनों के बारे में बताएं। न्यूट्रॉनों तथा एंटी न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता। इसके बारे में लिखना है दोस्तों, न्यूट्रॉनों, ये बहुत काम आता है। न्यूट्रॉनों हमने देखा भी था, इस पे आवेश है। अगर आवेश होता तो अल्फा से बीटा 6 में आवेश पे प्रभाव पड़ता नहीं पड़ रहा था, कि घट रहा बीटा। ये तो क्या है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे, जो कि वो इससे है ना, इसमें। तो क्या लिखोगे, न्यूट्रॉनों, ऐसे न्यूट्रॉनों तथा ऐसे लिखो, न्यूट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों लिखो इसको, न्यूट्रॉनों तथा एंटी न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। देखना इसको कैसे याद करोगे।
पता आपको न्यूट्रॉन पे तो कोई आस नहीं। एंटी न्यूट्रॉन यानी आपके विपरीत है, वो भी बेरोजगार है, आप भी बेरोजगार है इस वक्त, कोरोना के वक्त घर पे कैद हो, तो कोई घूमने वाला आवेश थोड़ी है ना आपके पास, नहीं है। तो ऐसे ध्यान में रखना कि न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन पर कोई दोस्तों आवेश नहीं पाया जाता है। क्या आवेश नहीं पाया जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग की विपरीत दिशा में होता है। ऐसे लिखना कि न्यूट्रॉनों का, इसलिए न्यूट्रॉनों का चक्रण न्यूट्रॉनों का चक्रण कोणीय संवेग के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में तथा एंटी न्यूट्रॉनों का चक्रण कोणीय संवेग की दिशा में, इसका क्या, इसकी विपरीत दिशा में, इसका क्या एंटी न्यूट्रॉन, ये यानी कोणीय संवेग की दिशा में होता है। इसको कैसे याद करोगे? आपको बताया कि कोई आवेश नहीं है, तो आप क्या न्यूट्रॉन हो गया, तो कोणीय चक्रण का कोणीय संवेग क्या विपरीत दिशा में, आप तो उससे विपरीत ही तो जाओगे, है ना, आपका विरोध करे उसके विपरीत। एंटी न्यूट्रॉन का गया उसकी कोणीय संवेग की दिशा में हो जाएगा। तो दोस्तों ये याद हो गया आपको। अब पढ़ेंगे हम गामा 6। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गामा 6 क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है दोस्तों। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। अब क्या गामा 6 क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है दोस्तों, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें इनके गामा 6 होने पर के द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या कुछ परिवर्तित नहीं होता। तो आपको क्या ध्यान में रखें कि गामा 6 होता है ना दोस्तों, तो उसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में कुछ परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखोगे, इतना लिखते हैं पहले, कि गामा 6 क्या लिखेंगे दोस्तों? गामा 6 ये तीसरा। पहली बात क्या है कि गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। गामा क्या होती है? गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। पहला पॉइंट ये कि गामा 6 होता है वो क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। गामा 6 होने पर द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या में अपरिवर्तित है। यानी ये तरंगें हुई तो इसको द्रव्यमान संख्या उससे कोई मतलब नहीं। तो गामा 6 में ऐसे लिखा, गामा 6 में परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या ए अपरिवर्तित रहती है। क्या लिखोगे कि गामा 6 में परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित। जब कोई नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के अंदर में गामा फोटोन उत्सर्जित होता है। इसे क्या गामा 6 कहते हैं। क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट कि जब कोई नाभिक ऐसे लिखो, जब कोई नाभिक उच्च ऊर्जा से जब कोई नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, इसलिए को निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। मान लो कोई नाभिक है जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर, यानी दोनों ऊर्जा
स्तरों की ऊर्जाओं का के अंतर की ऊर्जा इसलिए अंतर की ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित, अंतर की ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जन, ऊर्जा का यानी फोटोन उत्सर्जित होता है, जिसे क्या है जिसे ऐसे लगा, जिसे गामा 6 कहते हैं। तो आप ऊपर ऊपर ये लिख रहे हैं, इसमें फोटोन उत्सर्जित होता है, फोटोन का उत्सर्जित होता है यानी गामा 6 में फोटोन का उत्सर्जन होता है। अब क्या दोस्तों, ये हमने अल्फा बीटा गामा सक्रियता उसका मात्रक इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब क्या है, एक नोट एक कि रेडियोएक्टिव की घटना में अल्फा बीटा कण के क्षय होने पर नाभिक उत्तेजित ऊर्जा और स्तर में जाता है तथा पुनः आ जाता है। एक नोट लिखना, ये नोट लिखा रहा हूँ दोस्तों। ये तो थी गामा 6 की बात। इस टॉपिक को आज क्या ये 6 वाला है ना, सक्रियता अल्फा बीटा गामा, इसको कंप्लीट करते हैं। क्या लिखोगे, लिखो, नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना है दोस्तों कि रेडियोएक्टिव की घटना में अल्फा या बीटा का उत्सर्जन होने पर नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। पहले इतना ही लिखो कि रेडियोएक्टिव की घटना में अल्फा 6, ऐसे लिखो अल्फा 6 या बीटा 6 होने पर नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। क्या दोस्तों, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, आ गया। तथा उत्तेजित अवस्था में फोटोन का, अब उत्तेजित अवस्था में आया तो फोटोन का उत्सर्जन करके मूल अवस्था में आ जाएगा। कि कोई आदमी अगर बांस पे चढ़ गया तो वो क्या है, गामा 6 किरणों का उत्सर्जन करके नीचे आ जाएगा अपनी मूल अवस्था। तो क्या उत्तेजित अवस्था से गामा 6 करके मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। क्या लिखा है हमने कि जो रेडियोएक्टिव नाभिक होते हैं जिनमें अल्फा बीटा गामा 6 होता है, वो कि उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। उत्तेजित ऊर्जा स्तर से क्या निम्न ऊर्जा स्तर में मूल ऊर्जा स्तर में आने के लिए वो क्या गामा फोटोन का उत्सर्जन करके क्या मूल अवस्था में आ जाते हैं। ये था नोट दोस्तों। अब देखना, मान लो ये कौन सा, ये एग्जांपल है कि कोबाल्ट 60, इसमें क्या ये उत्सर्जन हो रहा है बीटा माइनस का, फिर क्या हुआ, ये हो रहा है गामा 6 का उत्सर्जन हो रहा है, फिर क्या गामा 6 का। अब क्या 21 गामा 6 का उत्सर्जन, फिर क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें ऊर्जा लगेगी 1.7
3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ऊर्जा इतनी रहेगी, इसमें ऊर्जा लगेगी 1.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है। तो दोस्तों क्या है, ये गामा 6 का उत्सर्जन करके किस में चेंज हो गया, यानी किस में चेंज हो गया, एन नियोन 2860 ये क्या मूल अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे क्या है, इसको हम यहाँ 27 है, कोबाल्ट 27। वो ट्रिक में ना, यानी 21 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक ज्ञात करने की शक्ति वाले कर्मों से मैंने लोहे को निकाल कर अभी जिंदा हूँ, है ना। ऐसे ट्रिक है, वो ट्रिक से आप ध्यान में रख लेना, जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी वो तब आपको समझा देगा। तो ये था कि अल्फा बीटा गामा 6 सक्रियता। दोस्तों आपको अगर टॉपिक समझ में आए तो एक बार में किसी भी स्टूडेंट को 20 या 30% आता है साइंस। उसके बाद में अगर बार बार पढ़ोगे एक ही के टॉपिक को एक समझ के, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो एक बार ना समझ में तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, आएगा जरूर। अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हो, सर हमारी ये बात कैसी, इस बात के बारे में बताइए, तो आपको बता देंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो सभी श्रेणियों को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को।